हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका, अगर हम बात करें पीआरटी 2021 वाला सीडीपी सेक्शन। ठीक है, तो जो मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं उन्हें बिल्कुल अच्छे से पता है क्या कि मैं जो है आपका 2023 वाला तीनों ही लेवल का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की सीडीपी जो है डिस्कस कर चुकी हूँ, और 2023 वाले 2022 वाले भी तीनों लेवल की सीडीपी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, और इसके साथ साथ 2021 वाला भी टीजीटी पीजीटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो इसे ज़रूर देख लें। क्लियर? ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो चुका है, बट मैंने वीडियो में भी कहा था आपको, पोस्टपोन ज़रूर हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत 2-3 महीने आगे चला गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ टाइम के लिए आगे हुआ है, जैसे कि इनकी व्यवस्था बन जाएगी, तुरंत ही आपकी एग्ज़ाम डेट को बता देंगे। ठीक है, तो आपको अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं रोकनी है, और इसी तरह रेगुलर आपको पढ़ते रहना है। यदि थोड़ा-सा भी आपने बीच में ब्रेक ले लिया, तो जितना भी आपने पढ़ा हुआ है, सब पे पानी फिर जाएगा। ठीक है? कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें आपसे फिर से रिवीज़न माँगेंगी, और यदि आप रेगुलर रहते हैं, तो वो चीज़ें बनी रहेंगी। क्लियर? तो अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं। और हाँ, उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी वीडियो आएँगे आपके काम की आएँगी, कोई भी एक्स्ट्रा वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है, रोशा शाही धब्बा परीक्षण में काले एवं सफ़ेद कार्ड कितने हैं? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, हमने अभी 2021 वाला जो किया था, उसमें भी इसकी चर्चा हुई थी। ठीक है, तो उसमें टोटल कार्ड्स पूछे थे आपसे। टोटल कार्ड कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक पेपर आपका इसमें था जिसमें ये पूछा हुआ था सफ़ेद और काले कितने हैं। तो और यही है वो क्वेश्चन। सॉरी, मैंने पढ़ा नहीं। काले और सफ़ेद कार्ड पूछ रहा है कितने हैं, तो काले और सफ़ेद कार्ड कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया आपका। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि आपका जो है 2 कार्ड कौन से हैं? तो 2 कार्ड आपके व्हाइट, रेड एंड व्हाइट हैं। ठीक है, और 3 कार्ड आपके मल्टी शेड के हैं। क्लियर? आई होप इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कहता है आपसे, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? तो देखिए, आप सभी को पता है, बिल्कुल आप सभी को पता है कि जो आपके वाटसन, स्किनर और आपके हल, सीएल हल, ये तीनों ही आपके व्यवहारवादी हैं। ठीक है, जो आपके फ्राइड हैं ये आपके व्यवहारवादी नहीं है। क्लियर? तो आपसे नहीं पूछ रहा था और यही आपका नहीं है, तो राइट आंसर आपका यही होगा। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड है एरिक्सन। एरिक्सन तो इतना डिटेल में पढ़ाया है आपको, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, लेकिन फिर भी जो फ्रेंड्स आज इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर उन्हें एरिक्सन की स्टेज याद नहीं है, तो अभी अभी के अभी ये याद हो जाएंगी बिल्कुल ईजिली। ठीक है, आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो सुनिए, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। मैंने एक निमोनिक बताया था आपके लिए, TAI की क्यूब। ठीक है, और यकीन मानिए इन्हीं पांचों स्टेज से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इन पांचों स्टेज से क्वेश्चन बाहर आया हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना मुझे, क्योंकि अभी तक इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई चैलेंज करे मुझे तो प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि इन पांचों स्टेज से क्वेश्चन बाहर आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपका जो पीजीटी लेवल तक स्टार्ट होता है, और पीजीटी लेवल तक आपका 17 साल तक का बच्चा होता है। ठीक है, 16-17 साल तक का बच्चा होता है। तो और बेसिकली ये एज आपकी 18 ईयर तक होती है। ठीक है, तो यही 5 इंपॉर्टेंट होते हैं और यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो टी से होता है आपका ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ए से होता है आपका ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, और ये आई में क्या होता है, तो पहली होती है आपकी अ, अगर हम बात करें, थर्ड स्टेज होती है आपकी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, फोर्थ होती है आपकी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। ठीक है, और फिफ्थ होती है आपकी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन।
ठीक है, तो ये पांचों स्टेज इन्हें लिख लीजिए और ये 5 ही लर्न कर लीजिए, उससे अदर आपको लर्न करने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एजेस पूछिए आपसे कि कौन सी अवस्था है जो 6 से 12 में आती है। तो देखिए, जो आपकी फर्स्ट स्टेज होती है वो आपकी 0 से 1.5 साल तक की होती है। ठीक है, बर्थ से लेकर आपकी 1.5 साल तक की होती है। और जो आपकी सेकंड होती है वो आपकी 1.5 साल से लेकर 3 ईयर तक होती है। ठीक है, 3 साल तक होती है। और जो आपकी थर्ड होती है, बेसिकली अगर यहाँ पे बात करें हम, 3 आई होते हैं आपके, जो आपकी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड होती है वो होती है आपकी 3 to 5। और जो आपकी इंडस्ट्री वर्सेस और इंफीरियरिटी होती है वो होती है आपकी 6 to 12। ठीक है, और जो नेक्स्ट होती है आपकी वो होती है 12 to 18। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए, अभी आपसे 6 से 12 पूछ रहा है। 6 से 12 है आपकी ये वाली स्टेज, मतलब फोर्थ स्टेज। कौन सी? फोर्थ स्टेज, सॉरी, फोर्थ स्टेज आपकी। ठीक है, तो देखिए फोर्थ स्टेज अभी हमने देखा कौन सी आपकी, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपसे कहता है, प्रतिक्रियाएं जो किसी विशेष तिथि में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती हैं और उस स्थिति में उनके फिर से उत्पन्न होने की अधिक संभावना होती है, तो सीखने का यह नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो देखिए, सीखने के नियम की बात हो रही है और कौन सा? संतोषजनक प्रभाव की बात हो रही है। मतलब एक प्रभाव यदि आपका संतोषजनक है तो फिर दोबारा से आप उसके लिए रिइंफोर्स होंगे और उस काम को आप करेंगे। ठीक है, तो ये किससे रिलेट करता है? ये आपका थॉर्नडाइक से रिलेट करता है। ठीक है, जो कि प्रभाव का नियम आपका होता है। क्लियर? तो राइट आंसर आपका थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रेरणा प्रबलम हार्स सिद्धांत के प्रदाता कौन है? ठीक है, मतलब अगर हम बात करें ड्राइव रिडक्शन थियरी, ठीक है, इंग्लिश में बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है ये। ठीक है, मोटिवेशन की किसने दी है? ये किसने दी है ये थियरी? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी हम इसे कर चुके हैं। तो ये किसने दी है? CL हल ने दी है। क्लियर? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। देखिए, नेक्स्ट है, फैक्चुअल था, सॉरी। अब है आपका शेल्डन का। तो देखिए, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, पर्सनैलिटी अब की बार आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, पिछली बार भी नहीं थी और पिछली बार आपने देखा पर्सनैलिटी से कोई क्वेश्चन आया भी नहीं था। तो पिछली बार तो लोगों ने पर्सनैलिटी पढ़ा भी था, क्योंकि इतना भर भर के क्वेश्चन आते थे पर्सनैलिटी से। तो पिछली बार पढ़ना बनता था, क्योंकि यकीन नहीं था कि उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट नहीं बना। ठीक है, तो फॉर श्योर अब की बार भी नहीं आएगा। तो इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आंसर की बात करते हैं कि शेल्डन का हमको बताना है। ठीक है, पर्सनैलिटी का कौन सा मेथड इसमें है? तो पर्सनैलिटी का इन्होंने कौन सा मेथड दिया था? इन्होंने दिया था टाइप मेथड। क्लियर? इस पे हम हाँ, इसको एक्सप्लेन भी मैं कर सकती थी, बट नीड नहीं है उसकी, क्योंकि पर्सनैलिटी चैप्टर में है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यूहरचना नहीं है? इंग्लिश में पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी। तो आपको बतानी है जो लर्नर सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी आपको बतानी है। ठीक है, तो जिसमें आपका कुल मिलाकर बच्चा आपका सेंटर में हो। ठीक है, बच्चा वहां पे एक्टिव हो। ठीक है, सीटेट हो, एस्टेट हो, कुल मिलाकर अगर आप बात करें तो सीटेट की, तो वहां पे मेन जो आपका क्वेश्चन में आंसर बनता है, वहां पे बच्चा आपका एक्टिव होना चाहिए। और एस्टेट भी उस बात को नकारता नहीं है, जब पेडागोजिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो वहां पे बच्चा आपका सेंटर में होना चाहिए, बच्चा वहां पे एक्टिव होना चाहिए। तो देखिए, जो आपका कोऑपरेटिव लर्निंग है इसमें बच्चा एक्टिव होगा, बिल्कुल होगा। जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है उसमें बच्चा एक्टिव होगा। ठीक है, और जो आपका प्रोजेक्ट मेथड है उसमें ही बच्चा एक्टिव होगा। बट लेक्चर मेथड जो होता है आपका, ठीक है, उसमें बच्चा एक्टिव नहीं होता है, उसमें टीचर एक्टिव होता है। ठीक है, बच्चा तो सिर्फ बैठ के सुन रहा होता है। ठीक है, वो वहां पे पैसिव मोड में चला जाता है। तो नहीं आपसे पूछा था और नहीं आपका यही है, तो राइट आंसर भी आपका यही है। एट्थ है, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, प्रतिपादित किया गया था? इंग्लिश में पढ़ते हैं, हु प्रोपाउंडेड द 3 डायमेंशनल थियरी ऑफ इंटेलिजेंट। ठीक है, अगेन इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन, और ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। और ये है आपका लास्ट, गिलफर्ड। ठीक है, गिलफर्ड।
अभी प्रीवियस वीडियो में भी इसका क्वेश्चन था, उससे प्रीवियस में भी इसका क्वेश्चन था, तो हर बार क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ इसको भी अब ना छोड़े। और अभी आपको टाइम मिला है तो इनकी डिटेल वीडियो भी देखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो 2020 तक के हम प्रीवियस ईयर करेंगे, क्लियर। उसके बाद फिर मैं पेडागोजिक जो आपके सेक्शन है उनकी भी वीडियोस में लेकर आऊँगी, और अगर आप डिमांड करेंगे, अगर आपको महसूस होता है, तो टॉपिक वाइज भी हम फिर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी थोड़ा-सा तो टाइम मिल गया है आपको, क्लियर। तो पहले आपकी बेसिक चीज़ें कंप्लीट करते हैं, और मैंने कहा था आपको, यदि आप वीडियो पे कंटिन्यू रहते हैं, प्रीवियस ईयर आप बहुत अच्छे से करते हैं, तो आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे तरह से बन गई होगी, क्लियर। तो जो स्टूडेंट रेगुलर हैं, वो बिल्कुल एक अलग सा चेंज देख पा रहे होंगे, चीज़ें आपको कितनी ज़्यादा समझ में आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर प्रोडक्ट ऑफ। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसके प्रोडक्ट हैं? ये आप सभी को पता है किसके प्रोडक्ट है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के, क्लियर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? तो बच्चे का आपको फिजिकल डेवलपमेंट बताता है कि कौन सा फैक्टर जो है वो अफेक्ट करता है। तो देखिए, बच्चे का जो भौगोलिक वातावरण है वो भी इफेक्ट करेगा, पौष्टिक भोजन वो ऑब्वियस करेगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां वो भी करेंगी। तो यहाँ पे आंसर आपका रहेगा इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, क्लियर। नेक्स्ट है, अगेन इजी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? ठीक है, इनेट मोटिव बताना है। हर हर क्वेश्चन पेपर में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, हर, ठीक है। तो आई होप अब तक तो आपको सारे लर्न भी हो गए होंगे, कौन से आपके इनेट हैं और कौन से आपके बाहर वाले हैं, क्लियर। यानी कि कौन से आपके क्या कहते हैं उसको, स्किप हो गया माइंड से, एक्वायर्ड, कौन से आप एक्वायर करते हैं और कौन से आपके इनेट होते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपका भूख, ठीक है, ये आपका बिल्कुल इनेट होता है। आपकी नींद इनेट होती है, ठीक है। और आपका जो जो अगर हम बात करें पेन अवॉइडेंस, ये भी आपकी क्या होती है, ये भी आपकी इनेट होती है। और आपका अचीवमेंट जो है, ये आपका इनेट नहीं होता, ये अचीवमेंट जो है ये जन्मजात नहीं होती है, क्लियर। तो ये आपका बाह्य अभिप्रेरक है। अब आया राइट आंसर, बाह्य अभिप्रेरक। तो ये आपका बाह्य अभिप्रेरक है। बाह्य वो होते हैं जो आपको जिसका रीजन बाहर हो, ठीक है, और जिसका रीजन आपके अंदर ही है, वो आपके इनेट होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है, सॉरी, सजा से बचने के लिए आज्ञाकारिता की अवस्था को कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिक के किस स्तर में सम्मिलित किया गया है? तो अगेन हर वीडियो में मैं आपको कोहलबर्ग की स्टेजेस बता रही हूँ। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। जिनको क्लियर नहीं है अभी तक, तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देखिए, वहाँ से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए, बात किसकी हो रही है, सजा से बचने के लिए, ठीक है। तो सजा से बचने के लिए तो फर्स्ट ही है आपकी, है ना, ये तो आपकी फर्स्ट लेवल की फर्स्ट स्टेज ही है, क्लियर। तो फर्स्ट लेवल यहाँ पे कौन सा है आपका, पूर्व पारंपरिक, यानी कि प्री कन्वेंशनल, ठीक है। एक तो आपका इसमें दंड और दंड से बचने के लिए होता है, और दूसरा होता है आपका व्यक्ति विनिमय, यानी कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, यानी कि तू मेरा ये काम कर दे, मैं तेरा ये काम कर दूंगा। तो ये दोनों ही बातें आपकी फर्स्ट लेवल की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ठीक है, तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन बिल्कुल होता है, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन बिल्कुल होता है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, बिल्कुल होता है। पढ़ा है ना आपने दिशा का सिद्धांत, जो आपका सेफेलोकॉलिक और वो होता है प्रॉक्सिमा डिस्टल, तो बिल्कुल होता है। बट प्रिंसिपल ऑफ सेग्रेशन ये नहीं होता है, क्लियर, और नहीं आपसे यहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, आपकी मूल प्रवृत्ति की बात हुई है, और मूल प्रवृत्ति किसके द्वारा दी गई थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे, किसके द्वारा दी गई थी, ठीक है, और किसके द्वारा दी गई थी। चलिए, ये क्वेश्चन आज आपका, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मूल प्रवृत्ति किसके द्वारा दी गई थी। हर वीडियो में मैंने आपको बताया है, प्रीवियस जितने भी वीडियो, क्योंकि हर वीडियो में क्वेश्चन बना है और हर बार मैंने बताया है। अब आप बताएंगे मुझे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मूल प्रवृत्ति किसके द्वारा दी गई थी, क्लियर। तो देखिए, यहाँ पे अगर बात करें हम, भय से पलायन होता है, फियर से एस्केप होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। एंगल से रिपल्शन, क्रोध से अपकर्षण नहीं, बिल्कुल गलत।
रिपल्शन नहीं होता है, एंगर से क्या होता है, कॉम्बैट होता है, कॉम्बैट होता है, ठीक है, लड़ाई होती है। जिनके अंदर गुस्सा ज्यादा होता है ना, तो उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होती है, लड़ाई होती है, ठीक है। तो यही गलत है और गलती आपसे पूछा था। बाकी वंडर से क्यूरियोसिटी होती है, डिस्ट्रेस से अपील होती है, ये बिल्कुल ठीक है। क्लियर? जरूर बताना मूल प्रवृत्ति किसके द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, गर्ल का बहुवचन गर्ल्स होता है, इस अधिगम के साथ विद्यार्थी वुमेन का बहुवचन वुमेन्स बनाते हैं। यह किस प्रकार का अधिगम हस्तांतरण है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, जब बच्चा, जो टीचर ने बता दिया, एक चीज टीचर ने बता दी और बच्चा दूसरी चीज को उसी के बिहाफ पे सही करता है, तो वो आपका पॉजिटिव ट्रांसफर होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें आपका साइकिल से स्कूटर चलाना, ठीक है, तो साइकिल चला रहे हो आप, साइकिल से आपको स्कूटी चलानी आ गई, स्कूटर चलाना आ गया, तो वो आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। क्लियर? बट अगर हम बात करें साइकिल का और ट्रक का कोई मेल नहीं है, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होता है, जीरो ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात हो रही है आपकी गर्ल और गर्ल्स का गर्ल्स बना, तो उन्होंने वुमेन का वुमेन्स बना दिया, ठीक है। तो देखिए ट्रांसफर तो हुआ, ट्रांसफर तो हुआ, तभी तो यहाँ पे एस लगाया था, उन्होंने भी यहाँ पे एस लगा दिया। बट कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ, सही नहीं हुआ, नेगेटिव हुआ। क्लियर? जहां पे कोई फर्क ना पड़े वो आपका क्या होता है, बेसिकली जहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे आपका जीरो होता है, जहां पे गलत प्रभाव पड़ता है वो आपका नेगेटिव होता है, और जहां पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है वो आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है। तो देखिए, जो आपकी क्रिएटिविटी है, ठीक है, अगर इसका आंसर आपको नहीं भी पता तो बेसिक अपनी समझ से पे आप इसको कर सकते हैं। तो क्या क्रिएटिविटी आपकी फिजिकली होती है, फिजिकली आप किसी को शारीरिक रूप से आप किसको देख के कह सकते हैं हाँ ये बंदा क्रिएटिव है, इसका शारीरिक रूप ऐसा है ना। पतला भी क्रिएटिव हो सकता है, मोटा भी क्रिएटिव हो सकता है, हर तरह का बंदा कैसे भी हो सकता है, राइट। बोना भी क्रिएटिव हो सकता है, लंबा भी क्रिएटिव हो सकता है ना। तो ये तो नहीं है। सोशल, सोशल से आप कैसे बता सकते हैं कि सामाजिक, कि हाँ ये बंदा क्रिएटिव है, नहीं बता सकते। और ना ही मॉरलिटी से बता सकते हैं आप, ठीक है। तो जो मेंटल होता है ना, मानसिक, ये जो आपका क्रिएटिविटी होता है ना, ये रिलेटेड ही किससे करती है, आपके मेंटली प्रोसेस से करती है। क्लियर? तो ये सारा प्रोसेस आपका माइंड का होता है, ठीक है। जितने लोग क्रिएटिविटी होंगे उनके दिमाग में नई 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 चीजें जो है, डाइवर्जेंट थिंकिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और ये पूरा किससे रिलेटेड आपका मेंटल प्रोसेस है। क्लियर? तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी टेक्निक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पर्सनैलिटी बताना है, ठीक है। तो देखिए, अगेन पर्सनैलिटी नहीं है, ठीक है, बट फिर भी ये जो टेक्निक है ये तो आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, पिछली वीडियो में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, जो आपका इंटरव्यू और ऑटोबायोग्राफी है, ये तो आपकी कौन सी है, ये आपकी सब्जेक्टिव है, ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल होती हैं ये। ऑब्जर्वेशन ग्रुप का होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन कट गए। क्लियर? बचा क्या, बचा क्या, बचा आपका एक ही ऑप्शन, जो है आपका प्ले एंड ड्रामा। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। यही आपकी कौन सी है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है। चलिए, नेक्स्ट है बुद्धि। बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, आर्मी अल्फा टेस्ट किससे रिलेटेड करता है, ये आपका किससे करता है, ये ग्रुप की बात करता है, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप टेस्ट है, और ग्रुप टेस्ट कौन सा है, ग्रुप आपका वर्बल, वर्बल ग्रुप टेस्ट है ये आपका। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है कि द डिफरेंसेस इन एटीट्यूड, इंटरेस्ट, अचीवमेंट एंड लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर इंडिकेट्स विच टाइप्स ऑफ डिफरेंस। तो देखिए डिफरेंस, तो देखिए हर तरह के डिफरेंस की बात हो रही है, एटीट्यूड भी, इंटरेस्ट भी, अचीवमेंट भी, लर्निंग स्टाइल भी, सब कुछ ही तो बता दिया। तो ये क्या है, ये इंडिविजुअल डिफरेंस है। क्लियर? क्या है ये इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हो रही है, ठीक है।
ना तो ये आपका सोशल है, ना लर्निंग है, ना इमोशनल है, ठीक है। अलग अलग तरह की बात हो रही है, मतलब सारी एस्पेक्ट की बात हो रही है। तो ये किस में पाई जाती, किस में होता है ये होता है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, एक छोटी बालिका प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है, ठीक है। तो प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार आपको बताना है, तो अपनी गुड़िया के कपड़े क्यों बदलती है वो, क्यों बदलती है? क्योंकि उसे लगता है कि हाँ, मेरी गुड़िया में भी जान है और मेरी गुड़िया भी सुंदर लगनी चाहिए, और इसे मैं नए नए कपड़े पहनाऊंगी, जैसे कि मैं डेली कपड़े चेंज करती हूँ, इसे भी डेली कपड़े चेंज करने चाहिए, ठीक है। तो उसे क्या समझती है, वो उसे जीवित समझती है। जब एक सजीव चीज को, एक निर्जीव चीज को सजीव की तरह माना जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे पियाजे के कॉन्सेप्ट में कहा जाता है आपका जीववाद। और इंग्लिश में अगर हम बात करें, इसे कहा जाता है आपका, सॉरी, इसे कहा जाता है एनिमिज्म। इसे कहा जाता है एनिमिज्म। क्लियर। चलिए, और जो रेगुलर वीडियो देखकर आ रही हैं, वो एक अच्छा खासा अंतर समझ पा रहे होंगे, कितना इजी लग रहा होगा, है ना, क्योंकि कितने सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, बिल्कुल रिपीटेड है। देखिए, यही क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो गया कि अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल बहुत बार रिपीट किया हमने। तो ये किसके नाम से जाना जाता है, इनसाइड थियरी। इनसाइड थियरी भाई कॉलर की किससे है, गेस्टाल्ट थियरी है, ठीक है। गेस्टाल्टवादी थे कॉलर, कॉफका, वर्दिमर, कोटलेविन, ये सब कौन थे, गेस्टाल्टवादी थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बताना है आपको कि कौन सा चिंतन की एक विधि नहीं है, ठीक है। तो मोड ऑफ थिंकिंग बताना है आपको। तो देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये कि जो ब्रूनर है वो इनेक्टिव की बात करते हैं, आइकॉनिक की बात करते हैं और सिंबॉलिक की बात करते हैं, बट न्यूमेरिक जैसा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है, ठीक है। न्यूमेरिक जैसा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, न्यूमेरिक होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन का व्यक्तित्व एक बुद्धिलब्धि सोहन से भिन्न है, सॉरी, मोहन का व्यक्तित्व एवं बुद्धिलब्धि सोहन से भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पे दो की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्सेप्टेड और ऑब्जर्व्ड की तो बात हो ही नहीं रही है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है मोहन और सोहन की, दो बंदे हैं। जब दो की बात होती है तो हम बात करते हैं इंडिविजुअल, और अब जब एक की बात होती है, किसी एक ही बंदे के बारे में सब कुछ बताया जाए, तो वो इंट्रा होती है। क्लियर। तो यहाँ दो की बात हो रही है, तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, टॉरेंस के अकॉर्डिंग बताना है यहाँ पे। तो जो आपका टॉरेंस है, उसका जो क्रिएटिविटी टेस्ट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बताना है कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, जो टॉरेंस है ना आपके, वो रिलेट करते हैं, इनकी जो थ्योरी है, ये जो टेस्ट है, ये रिलेट करता है आपका जो आपका ईपोल टॉरेंस है, टॉलरेंस, ठीक है। डिफरेंस है दोनों में, मैं बात कर रही हूँ टॉलरेंस की, ठीक है। इनकी जो थियरी है वो इनसे रिलेट करती है, ठीक है। व्यक्ति दोनों अलग अलग है, टॉलरेंस भी और टॉलरेंस भी, बट इनकी थियरी इनसे रिलेट करती है, ठीक है। तो जो टॉलरेंस थे, उन्होंने वो एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, और उन्होंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, क्रिएटिविटी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था। क्लियर। तो जो आपके टॉलरेंस थे और आपके टॉरेंस थे, ये दोनों एक ही पे बात करते हैं, तो ठीक है। तो ये बिल्कुल बात करते हैं कि आपकी जो अनयूजुअल यूज रिलेटेड टास्क पे भी ये बात करते हैं, और आपका न्यू रिलेशनशिप की भी बात करते हैं, ये बिटवीन पेयर्स रिलेटेड टास्क, और आपके प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट रिलेटेड टास्क की बात करते हैं, बट आस्क एंड गेस जैसी ये कोई भी बात नहीं करते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। और अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि इस क्वेश्चन पे भी बहुत सारे जो यूट्यूबर लगा लीजिए, आप कुछ भी लगा लीजिए, या फिर टीचर्स लगा लीजिए, इस क्वेश्चन पे अगर मैं बात करूं तो वो अलग अलग आंसर दे रहे हैं, ठीक है। बट इस आंसर को मैंने पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद निकाला है, तो आंसर इसमें फोर्थ ही राइट होगा, ठीक है। किसी भी तरह से इन तीनों का आंसर नहीं हो सकता, तो फोर्थ आंसर ही राइट है फॉर श्योर, 100%। क्लियर। और अगर मैं बात करूं कि जो निशा शर्मा मैम है, वो भी आपकी
यहाँ पे बात करते हैं सेकंड आंसर की, बट सेकंड आंसर रॉन्ग है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ है। क्लियर? और मैं बिल्कुल भी किसी भी टीचर की बुराई नहीं कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि सभी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सभी अपने लेवल पर अच्छा समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, और एक आध क्वेश्चन हर किसी से ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, चाहे कोई दूसरा ही टीचर ना हो, ठीक है, भगवान तो नहीं है ना, तो गलतियां सबसे हो जाती हैं। तो ये ना सोचें कि हाँ मैं किसी के बारे में कुछ गलत कह रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में आपको बताना है कौन सा एलिमेंट सही नहीं है। तो देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग होती है ना, उसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स में इंटरेक्शन होता है, बिल्कुल होता है, इंटरडिपेंडेंस होती है, बिल्कुल होती है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। मतलब उसका पूरा समूह भी जिम्मेदार होता है और बच्चा व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेदार होता है, ठीक है। तभी तो कोऑपरेटिव लर्निंग कहा जाता है। बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन भी होता है और अपने आप में इंडिपेंडेंसी भी उनके अंदर होती है, ठीक है। बट जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है ना, उसमें लार्ज ग्रुप नहीं होते हैं, उसमें छोटे ग्रुप होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के एक समूह पर प्रशासित बालक अंतर्बोध परीक्षण से किसका मापन किया जाएगा? तो देखिए जो आपका सीएटी एप्रिसिएशन टेस्ट है आपका, ठीक है, मतलब जो चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट है, इसे सीएटी भी कहा जाता है। ये आपका बेसिकली किसका टेस्ट है? ये है आपका पर्सनैलिटी का टेस्ट है। क्लियर? देखिए पहले पर्सनैलिटी से इतने क्वेश्चन आते थे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बट अब इसको निकाल दिया सिलेबस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संकेत भाषा किस प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो देखिए आप साइन लैंग्वेज का कब यूज करेंगे? किसी अंधे के सामने आप साइन लैंग्वेज यूज करेंगे, मतलब हाथों से ऐसे इशारे करना, ठीक है, साइन बनाना। तो अंधे अंधा तो देख ही नहीं सकता, ठीक है। जो फिजिकली बच्चा अनफिट है उसके सामने करोगे? बिल्कुल भी नहीं। जो बच्चे को जिसको भाषा में लैंग्वेज में दिक्कत हो उससे ऐसे करोगे? नहीं। किससे करोगे भाई? जो सुन नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता उसी से तो आप इशारे में बात करेंगे। जो देख नहीं सकता वो सुन तो सकता है, तो उससे तो आप बोल के ही करेंगे। जिसे चलने फिरने में दिक्कत है या फिर जिसको भाषाई दिक्कत है, उसे उसे क्या ही प्रॉब्लम है उस बात से, है ना? तो इशारे आप किससे करेंगे? जो आपका सुनने से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत आपको बताना है यहाँ पे, वो किससे रिलेटेड है? ठीक है, मनोवैज्ञानिक बताना है आपको। तो देखिए जो आपके थॉर्नडाइक हैं वो बात करते हैं आपके किसकी, यहाँ पे समूह कारक की बात हो रही है, ध्यान रखना। थॉर्नडाइक बात करते हैं आपकी बहु कारक की। क्लियर? ठीक है। और स्पीयरमैन करते हैं आपके 2 फैक्टर और 3 फैक्टर, ठीक है, इंटेलिजेंस की। बट थर्स्टन आपकी बात करते हैं आपके ग्रुप फैक्टर थियोरी की, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा आपका? थर्स्टन रहेगा। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है बेसल आयु की। तो बेसल आयु किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो बेसल आयु आपकी किससे रिलेटेड है? ये आपकी बुद्धि से रिलेटेड है। क्लियर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? इंटेलिजेंस होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज डिस्ग्राफिया है एक, डिस्ग्राफिया, ग्राफ, ग्राफ किससे संबंधित है भाई? ग्राफ लिखने से संबंधित है। तो डिस्ग्राफिया एक कैसी डिसेबिलिटी है? ये एक लेखन अक्षमता है, ठीक है, राइटिंग डिसेबिलिटी है। क्लियर? तो आज की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको 30 के 30 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। और प्लीज अगर आपको समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, कोई पैसा नहीं लगता भाई, सच में। आप इतनी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वीडियोस को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ठीक है, यहाँ तो आपके काम की बात चल रही है। तो अगर बात आपको सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाए, उन्हें इधर उधर ना घूमना पड़े प्रीवियस ईयर के लिए, तो उनके पास शेयर भी कर देना, ठीक है। और वो मूल प्रवृत्ति वाला क्वेश्चन जरूर बता के जाना, कमेंट बॉक्स में उसका जरूर बताना मुझे राइट आंसर कि मूल प्रवृत्ति किसके द्वारा दी गई थी, ठीक है। क्योंकि हर वीडियो में मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, तो मैं हर बार आपको आंसर बता रही हूँ, तो एक बार तो मैं भी आपसे आंसर मांग सकती हूँ। तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें, मूल प्रवृत्ति किसने दी थी, ठीक है। फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर जिसका भी कमेंट होगा उसका नाम मैं जरूर आपको बताऊंगी, ठीक है। और अगर ठीक तरह से आप उसको करते हैं तो आंसर पिन भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। तो बट नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम ज़रूर बताएंगे जिसने भी कमेंट किया राइट आंसर। क्लियर? तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? और वीडियो को फुल देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। क्लियर? सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू।